नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। कुल 5 लाख लोग अब राजधानी में कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। दिल्ली सरकार कह रही है 500 की जगह 2000 रुपए का चालान होगा अगर आप बिना मास्क के घर से निकले। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली में कोरोना का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना मरीजों के लिए इंतजाम में दिल्ली सरकार हाँफ रही है। जगह जगह टेस्टिंग की जा रही है। बाजारों में मेडिकल टीमें तैनात हैं। जहां भी कोई बिना मास्क के पकड़ा जा रहा है, फौरन उसका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जैसे ही आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब बाजारों में जो रैपिड टेस्टिंग की व्यवस्था है, खासकर आरटीपीसीआर दोनों भी, तो जरूरत इस बात की भी है कि इन टेस्ट को बढ़ाया जाए। सदर बाजार में और ऐसे कई बाजारों में सरकार की ओर से ये मोबाइल टेस्टिंग वैन लगाई गई है। जैसे लोग आ रहे हैं वो वॉलंटियरली आते हैं टेस्ट कराने के लिए, आप उनको कहते हैं या किस तरह के लोगों का टेस्ट होता है? वॉलंटियरली आ रहे हैं, किसी को समझाना पड़ता है तो वो उसके हिसाब समझाने के बाद भी आ जाते हैं, बाकी कुछ अपनी मर्जी से भी आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 5 लाख पार कर गई। एक दिन में कोरोना के 7486 नए मामले सामने आए। एक दिन में बुधवार को सबसे ज्यादा 131 मौतें हुई हैं। अब क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ा है, तो एक खतरा ही अपने आप में आप देखिए कि लोगों का गार्ड अप करने के लिए सबसे बड़ा सहायक यही होता है, डर ही होता है। जैसे ही ये डर की खबर लोगों तक पहुंच रही है, लोग आप देखेंगे दोबारा से अपना गार्ड दोबारा ऊपर उठा लेंगे और दोबारा से लोग जो है निकलना कम कर देंगे। जैसे ही लोग अपना निकलना कम करके सिर्फ बहुत जरूरी चीज पे ही बाहर निकलेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, हाथ सैनिटाइज करते रहेंगे, तो ये अपने आप कम हो जाएगा। दिल्ली में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। दिल्ली के बाजार बंद कराए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार ने ऐसी किसी बंदी से इनकार किया है। दिल्ली सरकार ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया है। लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार के मास्क पर चालान की रकम बढ़ाने के फैसले का दिल्ली के लोगों ने स्वागत भी किया है। एक अच्छा डिसीजन है, मगर हमारा ये कहना है कि जब 500 रुपये फाइन था तब भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि अगर जब तक फोर्स नहीं हम किसी को ऊपर नहीं डालते हैं तब तक वो आगे नहीं आएगा। 2000 जिसको फाइन दोगे वो उसके पास होगा ही नहीं। कोई गरीब आदमी है वो कैसे देगा, या नॉर्मल आदमी भी कैसे दे सकता है? तो उसको 500 रुपए वाले को पहले इम्प्लीमेंट करो ढंग से। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आप 10,000 रुपये फाइन कर दो, क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। बैठक में कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई तो कांग्रेस ने मास्क पर बढ़े हुए जुर्माने को वापस लेने की मांग कर डाली। तानाशाही जो डिसीजन है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इस भ्रष्टाचार से 2000 रुपए के फाइन के बाद कौन गारंटी लेगा कि फाइन करने वाला आदमी मोल भाव नहीं करेगा? कोरोना संकट के इस दौर में दिल्ली सरकार सभी दलों से सहयोग मांग रही है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में छठ का त्योहार भी पड़ा है, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल दिल्ली सरकार ने सभी लोगों से घर में ही छठ पर्व मनाने की अपील की है। पूनम शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में 24 घंटे में करीब 7,500 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। आंकड़े बेतहाशा भाग रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर इलाज जो बाकी पेशेंट्स का होना है उसकी क्या स्थिति है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पहुंची है तमाम अस्पतालों में। जो नॉन कोरोना पेशेंट्स हैं उनके इलाज में तमाम मुश्किलें आ रही हैं। सरकारी अस्पताल में चेयर पर, कुर्सी पर बिठा के हार्ट पेशेंट का इलाज हो रहा है। देखिए, दिल्ली में कोरोना का कोहराम, कोरोना मरीजों से पटे अस्पताल में इलाज पर कोरोना इफेक्ट्स। चेस्ट पेन हो रहा, बेड है, पेशेंट ले आओ। बेड नहीं है, बेड नहीं।
जब जो 2-2, 3-3 दिन से यहाँ पेशेंट है उनको बेड नहीं मिल रहा, तो आपके लिए मैं कैसे बता दूं कंफर्म कि आप 2 दिन में आ जाइए, 4 दिन में आ जाइए। अन्य रोगों के मरीजों का बुरा हाल। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में कोरोना अपने विकराल रूप में पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों में औसतन 5000 से ज्यादा केस रोजाना आए। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अपने सबसे खतरनाक दौर में है। कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी के अस्पताल कोरोना मरीजों से अटे पड़े हैं। डॉक्टर भी हैरान परेशान हैं। हमें जानकारी मिली थी कि कोरोना के अलावा अगर किसी को और रोग है तो उसके इलाज में उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स दिल्ली के अस्पतालों का जायजा लेने अपने खुफिया कैमरों के साथ पहुंच गए। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल की हैं। दर्द हो रहा है क्या? इस शख्स का सीने के दर्द से बुरा हाल है। घर वालों को आशंका है कि इन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है। मरीज दर्द से करा रहा है, लेकिन अस्पताल में इस मरीज के लिए बेड का इंतजाम नहीं है। डॉक्टर भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने इस मरीज के अटेंडेंट से बातचीत की। क्या हो रहा है इनको? अटैक आया, पॉजिटिव है। अच्छा, कोरोना है? नहीं, हाँ, कोरोना नहीं है, अटैक हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक पॉजिटिव है। तो इसको लिटा के रखो ना। उन्होंने बोला ही नहीं है ना, बेड नहीं है ना। दर्द हो रहा है क्या अभी भी? बेड है नहीं ना इन पे, जल्दी पैसे दे दो। तो बेड नहीं, दवा देगा बेड तो। सुना आपने, हार्ट पेशेंट का दिल्ली के सरकारी अस्पताल में इलाज का ये हाल है। सीने के दर्द से तड़पते इस मरीज के लिए अस्पताल में ना तो कोई बेड खाली है और ना ही इस मरीज को देखने के लिए कोई डॉक्टर मौके पर मौजूद है। दिल्ली के इसी सरकारी अस्पताल में हमें कुछ और मरीज मिले जिन्हें हार्ट की समस्या थी, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिला। कुर्सी पर बैठकर ये बेड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को बेड नहीं मिल रहा है क्या? कब से इंतजार कर रहे हैं? कल से? क्या हो रहा है? मैं तो मजबूरी जाना पड़ता है, मैं तो धक्का हार्ट की प्रॉब्लम। तो चेयर पे इंतजार कर रहे हैं? चेयर पे इंतजार कर रहे हैं? चेयर पे बैठे दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं यहीं पर? और क्या यहीं पे दे। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर दिल्ली के इस सरकारी अस्पताल में मरीजों के इलाज का हाल देख चुके थे। अब हमारे रिपोर्टर्स ने अस्पताल के डॉक्टरों का रुख किया। डॉक्टर से एक हार्ट पेशेंट को दिखाने की बात की। सुनिए जरा हमारे अंडरकवर रिपोर्टर और सरकारी अस्पताल के इस डॉक्टर की बातचीत। चेस्ट पेन हो रहा है, बेड है? पेशेंट ले आओ। बेड तो नहीं है। बेड नहीं। हाँ, बिस्तर खाली। बेड ही नहीं है। सारे हार्ट पेशेंट ले बैठे हुए 3-3 दिन से। क्या? 3-3, 4-4 दिन से बैठे हुए सारे हार्ट पेशेंट की, बिस्तर खाली है। ये नॉन कोविड में है ना, कोविड नहीं चाहिए ना हमें। ये सारे कोविड पॉजिटिव थोड़ी है, सब नॉन कोविड है। सुना आपने, इस डॉक्टर ने साफ कहा कि 3-4 दिन से यहाँ हार्ट पेशेंट बैठे हुए हैं, लेकिन इनके लिए ना तो इलाज है और ना ही बेड। डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि अगर बेड चाहिए तो मरीज को दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में ले जाएं। सर क्या करें, कहाँ लेकर जाए पेशेंट? अगर बिस्तर चाहिए तो आप हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हो, यहाँ तो बिस्तर नहीं। हॉस्पिटल में मतलब जहाँ बेड अवेलेबल है वहाँ पता कर सकते हैं। RML सब जगह कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ बेड अवेलेबल होगा वहाँ दिखा लीजिए। तो वेटिंग चल रहा है क्या? वेटिंग 2-2, 3-3, 4-4 दिन से वेटिंग। बिस्तर है ही नहीं, वेटिंग चल रहा है। दिल्ली का ये जाना माना सरकारी अस्पताल है, लेकिन हार्ट के मरीजों का यहाँ हाल बेहाल है। बेड मिलना तो बहुत दूर, कुर्सी पर बिठाकर इनका इलाज किया जा रहा है। सुनिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से डॉक्टर की ये बातचीत। ये तो बहुत बुरा हाल है, क्या करेंगे? भैया क्या करें, क्या करें? पेशेंट जा रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि यहीं पे चेयर पे आप लोग दवा दे रहे हैं इनको।
क्या कर सकते हैं? घर जा सकते तो अपने रिस्क पे जा सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल भेज रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या करेंगे? मैं बोलता रहा हूँ पेशेंट से आप बात कर लीजिए ना, कब से बैठे हुए, तो मैं आपको कंफर्म कैसे बता सकता हूँ कि आप आ जाइए, बेड मिल जाएगा। आपके पेशेंट तो चेयर पे बैठ के इलाज करा रहे हैं। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ कि बेड के लिए मैं कैसे बता सकता हूँ? जब जो 2-2, 3-3 दिन से यहाँ पेशेंट है उनको बेड नहीं मिल रहा, तो आपके लिए मैं कैसे बता दूँ कंफर्म कि आप 2 दिन में आ जाइए, 4 दिन में आ जाइए। कोरोना संक्रमण काल में दिल्ली में अस्पताल खुद बीमार नजर आ रहे हैं। कोरोना के चलते तमाम गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों का इलाज मुश्किल हो गया है। अस्पताल का आईसीयू कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित है। तमाम बेड्स भी कोरोना मरीजों के लिए है। ऐसे में दूसरे रोगों से ग्रस्त मरीजों की जान तो भगवान भरोसे है। मोहम्मद हिब्बुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। देखा आपने, हार्ट पेशेंट का इलाज कुर्सी पर बिठाकर हो रहा है। ये किसी एक अस्पताल की बात नहीं है। दिल्ली के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी हमारे अंडर कवर रिपोर्टर पहुंचे। न इमरजेंसी वार्ड में, न जनरल वार्ड में, कहीं पर उनके लिए बेड नहीं है। ये ऑपरेशन देखिए। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में हार्ट पेशेंट के इलाज का क्या हाल है, ये हमने देख लिया। अब हमारी खुफिया टीम पहुंची दिल्ली के एक और नामी गिरामी सरकारी अस्पताल में। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने यहां के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर से बातचीत की। डॉक्टर से एक काल्पनिक मरीज के लिए बात की। बताया कि उसे सीने में दर्द हो रहा है। अब जरा सुनिए हमारे रिपोर्टर की डॉक्टर से हुई ये बातचीत। सर, पेशेंट को मैं चेस्ट पेन हो रहा, लेकर आ जाए, जगह है आपके पास? और कोरोना जैसा लग रहा है तो उसके लिए तो बिस्तर नहीं है। आईसीयू की जरूरत है तो उसके लिए बिस्तर नहीं है। जनरल वार्ड में तो यहाँ भेज देंगे। जनरल वार्ड में तो रख लेते हैं। नहीं, हार्ट अटैक टाइप का हुआ तो देखो भैया, अगर सिक मरीज है, आईसीयू की जरूरत पड़ेगी तो आईसीयू में तो बिस्तर नहीं है। अभी आईसीयू में बिस्तर नहीं है, कोरोना में बिस्तर नहीं है। जनरल वार्ड में तो ले ही लेते हैं। अच्छा, हाँ। इसको बोला एडमिशन के लिए, अगर मरीज ज्यादा सीरियस है तो आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। आईसीयू में तो बिस्तर नहीं है। हार्ट अटैक टाइप का लग रहा है, उनको एक बार पहले भी आया था ना, तो फिर जरूरत पड़ सकती है उनको आईसीयू में। तो आईसीयू में तो बिस्तर नहीं है यहाँ पे। सुना आपने, राजधानी के इस जाने माने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि अस्पताल के आईसीयू में सामान्य मरीजों के लिए तो कोई बेड ही मौजूद नहीं है। तो क्या जनरल वार्ड में बेड मौजूद है? जी नहीं, वहाँ का हाल तो और भी बेहाल है। सुनिए हमारे रिपोर्टर और डॉक्टर की खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हुई ये बातचीत। तो मतलब अभी नॉर्मल पेशेंट के लिए कोई जगह ही नहीं आईसीयू वगैरह में? देखो, नॉर्मल पेशेंट आईसीयू में क्यों ही जाएगा? मतलब नॉर्मल नॉन कोविड की बात करें, आईसीयू में वो जगह नहीं, समझे लिख के दे देंगे। जनरल वार्ड में जगह है। जनरल वार्ड में तो ऐसे भी एक बेड पे 4-4 भी भर्ती कर लेंगे। जगह वही होती है। जनरल वार्ड में क्या होता है कि एक बेड पे कितने पेशेंट रख सकते हैं, वहाँ किसी को डिनाई नहीं करते, लेकिन आईसीयू में सिंगल बेड पॉलिसी होती है। अच्छा, तो एक पे 4-4 भर्ती कर रखा है। आप देख लो, यहाँ तो देखो जितने मरीज आएंगे सबको मना तो किसी को नहीं करते ना जनरल वार्ड के लिए। तो आईसीयू नहीं है तो नहीं है, उनसे लिखवा लेंगे अगर वो जनरल वार्ड रखना चाहते हैं तो अब उनकी मर्जी है। बहुत खतरनाक बात। 4 लोग कैसे रखेंगे? इन्फेक्शन का टाइम चल रहा है, उससे तो कुछ नहीं कर सकते, किसी को डिनाई तो नहीं ना कर सकते। जितने बेड है पेशेंट ज्यादा आएंगे तो रखनी पड़ेंगे ना, मतलब नॉन कोविड में। नॉन कोविड में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर खुद मान रहे हैं कि अस्पताल के जनरल वार्ड में एक एक बेड पर 4-4 मरीज भर्ती हैं। इमरजेंसी वार्ड में तो कोरोना के अलावा किसी और रोग से ग्रस्त मरीज के लिए जगह ही नहीं बची है। हमारी खुफिया टीम हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली के एक और सरकारी अस्पताल में पहुंची। यहाँ भी इमरजेंसी विंग के डॉक्टर से हमारे रिपोर्टर ने बेड को लेकर बातचीत की। नहीं है, बेड्स नहीं है। हाँ? बेड्स नहीं है यहाँ पे। इसमें आईसीयू में नहीं है, जनरल वार्ड में नहीं है? जनरल वार्ड की बात है। इमरजेंसी में भी नहीं है? इमरजेंसी तो यही है एरिया, तो पूरा पैक है। हाँ, यही है इमरजेंसी, यही है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं एडमिट करवाना है तो एडमिट यहाँ पे नहीं होगा। वैसे देखकर दवाई वगैरह जो है वो दे सकते हैं। बस एक ही बात है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिनाई नहीं करते ना मैडम? अरे डिनाई हम देख लेंगे, बट भर्ती होने के लिए बेड होना चाहिए ना। बिस्तर नहीं है तो कहाँ एडमिट करेंगे, ये बात है। आप बेड्स का पूछिए, मैं आपको बेड्स का बता रही हूँ। तो नॉन कोविड की बात कर रहा हूँ मैं।
भैया मुझे पता है, मैं नॉन कोविड का ही बात कर रही हूँ। और आईसीयू में भी नहीं है, अगर उनको ऑपरेट नहीं है, बेड्स नहीं है भर्ती होने। कल तो एक मरीज भर्ती नहीं हो पाया क्योंकि नहीं थे। तो यहाँ इमरजेंसी में भी जगह नहीं है ना, यही तो है आसपास देखो। दिल्ली में कोरोना के चलते सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। सरकारी फरमान है कि अस्पताल किसी मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हैं। मरीज बेड और बेहतर इलाज के लिए तरस रहे हैं। मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के कई शहरों में कोरोना विस्फोट की स्थिति आ गई है और इसी के मद्देनजर प्रशासन वहां पर सख्त कदम उठाता हुआ दिख रहा है। अहमदाबाद की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले आपको बताएं, अहमदाबाद में कल से नाइट कर्फ्यू लगेगा, यानी रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाने में मदद मिले। कई ऐसे शहर हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, इसके अलावा हम आपको इंदौर की भी स्टोरी दिखाएंगे जहां पर एक ही ज्वेलरी दुकान में 31 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए। हरियाणा में कई स्कूलों में यही हालात है, छात्र से लेकर टीचर सब कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन ये अहमदाबाद की खबर है, आपको बता दें, जहां पर कोरोना विस्फोट की वजह से एक्शन लिया है वहां प्रशासन ने। 20 नवंबर से नाइट कर्फ्यू लगेगा, रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट अपनी सहयोगी गोपी की। बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त हम आशावाड़ी में मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं, लोग भी इसी तरीके से बाहर निकल रहे हैं कि मानो कोरोना आया ही नहीं था। कई लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह पे मास्क नहीं लगा रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं कर रहे हैं। बावजूद उसके जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए अब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सिर्फ मेडिकल आवश्यक सर्विस जो है वही चालू रहेगी। इसके अलावा पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, यानी एक बार फिर अहमदाबाद के लोगों को लॉकडाउन जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सुबह का जो वक्त होगा उस वक्त सारी चीजें खुली रहेगी, तो लोग भी अपनी जीवन जरूरियात की जो चीजें हैं वो सुबह के वक्त में ले सकते हैं। इधर दिवाली गई, उधर कई जगहों पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी में एक शहर इंदौर, जहां पर एक ही ज्वेलरी शॉप में 31 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। देखिए, खरीदारी करने आए थे। प्रयोगशाला में जांच कराने पर आज 20 लोगों की सूची हमें प्राप्त हुई है जो कि आनंद ज्वेलर्स के कर्मचारी हैं और ये जानकारी मिलने के बाद अब हम देख रहे हैं कि और कितने ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में उनके कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, उनकी भी हम, यदि उनको किसी भी तरह का लक्षण पाया जाता है तो उनकी जांच कराएंगे। इसके अलावा उनको पूरा सेंटर सैनिटाइज कराने की भी उनके बोलेंगे उनको। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी चिंता जाहिर की है, साथ ही लोगों को आगाह भी किया है। एक सप्ताह से मध्य प्रदेश में फिर प्रकरण बढ़ रहे हैं पॉजिटिव, भले धीरे धीरे बढ़ रहे हो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क की वैक्सीन है, मास्क लगाना मत छोड़िए, दूरी बनाए रखिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े आपको दिखाएं, उससे पहले इंदौर के अतीत में लौटते हैं। जी हां, ये वही इंदौर है जहां कोरोना की पहली लहर ने तांडव मचाया था। ये वही इंदौर है जहां कोरोना की जांच करने पहुंची टीम पर पत्थर बरसाए गए थे। इंदौर के टाटपट्टी बक्खल इलाके में मेडिकल टीम को निशाना बनाया गया था। बात अप्रैल की है जब इंदौर कोरोना का हाई रिस्क जोन बन गया था और अब कोरोना की दूसरी लहर ने ज्वेलरी शॉप पर धावा बोला है। पहले इस ज्वेलरी शॉप के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले थे। उसके बाद देर रात में जांच की गई तो 11 कर्मचारी और कोरोना से संक्रमित निकले। ज्वेलरी शॉप को बंद कर दिया गया है।
साथ ही पूरी शॉप को सैनिटाइज करने के लिए भी कहा गया है। वहीं दुकान में आए लोगों से आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। साथ ही दुकानदार से दुकान में आए लोगों की लिस्ट मांगी गई है, उसी आधार पर उनको ट्रेस किया जाएगा। अब आपको पूरे मध्य प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े दिखा देते हैं, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि आखिर शिवराज सिंह चौहान क्यों परेशान है। त्योहार की शॉपिंग वाले हफ्ते में मध्य प्रदेश में कोरोना के 7,500 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। 10 नवंबर को दिवाली से ठीक पहले ये आंकड़ा बढ़कर 900 तक पहुंच गया। इस दिन कुल 25,353 टेस्ट हुए थे। 11 नवंबर को 883 नए कोरोना केस सामने आए। 12 नवंबर यानी धनतेरस वाले दिन कोरोना के नए मामले बढ़कर 1046 तक पहुंच गए। 13 नवंबर यानी दिवाली से ठीक एक दिन पहले कोरोना के 1048 नए मामले दर्ज किए गए। 14 नवंबर को लगातार तीसरे दिन नए मामले 1000 से ज्यादा सामने आए। इस दिन कुल 1012 नए मामले सामने आए। 15 नवंबर को मामले कम हुए और नए केस की संख्या गिरकर 870 तक पहुंच गई, जबकि 17 नवंबर को एक बार फिर से आंकड़ा बढ़ा और कोरोना के कुल 922 नए मामले सामने आए। शिवराज सिंह जी ने चिंता जाहिर की कि मध्य प्रदेश में कोरोना की महामारी बढ़ती जा रही है, पर इलाज क्या होगा और गाइडलाइन क्या होगी, दिशा निर्देश क्या होगी, कैसे रोकथाम होगी, इस पर बात नहीं की। वैक्सीन चुनाव में मुफ्त देने की बात जरूर की थी, पर इलाज मुफ्त नहीं है। उसके लिए लोग अपना घर बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, संपत्तियां बेच रहे हैं। मैं मानता हूं शिवराज सिंह जी को इसमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। त्योहारों के बाद मध्य प्रदेश में अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,85,446 पहुंच गई है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 3,102 तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मान चुके हैं कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन की संभावनाओं से तो इनकार कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में कोरोना की सेकेंड वेव की ये आहट है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। दिवाली शॉपिंग की वजह से ज्वेलरी की दुकान में क्या हुआ आपने देखा। 31 कोरोना पॉजिटिव। इधर स्कूल कॉलेज सब खुल रहे हैं। कई शहरों में छात्रों टीचर्स सबको कोरोना हो रहा है। हरियाणा में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर धड़ाधड़ एक के बाद एक छात्र टीचर सब कोरोना के शिकार हो रहे हैं। हरियाणा के स्कूलों में घुस गया कोरोना। रेवाड़ी के स्कूलों में 72 छात्र कोरोना पॉजिटिव। जींद के स्कूलों में 19 छात्र और टीचरों को हुआ कोरोना। सिरसा के स्कूलों में 16 छात्र कोरोना पॉजिटिव। कैथल में 12 और महेंद्रगढ़ में 12 छात्रों को कोरोना। हिसार के स्कूलों में अभी तक 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के स्कूलों में अभी तक 147 छात्रों को हुआ कोरोना। हरियाणा में स्कूलों का ताला खुलते ही कोरोना ने भी जैसे दाखिला ले लिया और दुनिया के सबसे भयंकर वायरस ने वही किया जिसकी वजह से राज्य सरकारें स्कूल खोलने से डर रही थीं। अब हरियाणा में हाहाकार मच गया है। सबसे पहले आपको हरियाणा के रेवाड़ी लिए चलते हैं। यहाँ स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन स्कूल खुलते ही कोरोना ने घुसपैठ कर दी। बदलते मौसम और कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा तांडव मचाया कि रेवाड़ी के स्कूलों में 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रेवाड़ी में स्कूल खुलने के बाद पहली बार जिले के कस्बा कुंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समेत जिले के 12 सरकारी स्कूलों में 837 बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें से 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले। स्कूल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इन स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। देखिए, हमारे जिले के जो कुंड नखोल जो ब्लॉक है उसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंड है, उसके 19 जो छात्र हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके अलावा हमारे पाली सीनियर सेकेंडरी उसमें 6 बच्चे कोविड पाए गए। कुंड स्कूल को निदेशालय के द्वारा 30 नवंबर तक क्लोज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब रेवाड़ी के बाकी स्कूलों में भी कोरोना की दहशत है। जो स्कूल खुले हुए हैं उनमें बेहद सतर्कता बरती जा रही है।
इस बात से कोरोना से डर तो लगता है, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसे कोई मतलब कोई असुविधाजनक बात नहीं है। हमारे स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम जब स्कूल में आते हैं तो हमारे हाथों को भी सैनिटाइज किया जाता है, टेम्परेचर भी चेक किया जाता है और बिना मास्क के एंट्री भी नहीं करवाने देते। और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, उस बच्चे को घर भी भेज दिया जाता है, उसकी एंट्री नहीं करवाई जाती। हम ये चाहते हैं सरकार हमारे मतलब और सख्त कानून करे ताकि हमारी पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अच्छे से पढ़ सके और हमारे अच्छे से पढ़ाई की जा सके। और कोरोना को देखते हुए बहुत सारे केसेस आ रहे हैं स्कूलों में, तो इससे भी बचाव के लिए हमारे स्कूलों को और अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाए। हरियाणा में जींद के स्कूलों से भी डराने वाली खबर है। जी हां, जींद के स्कूलों में 11 छात्र और 8 टीचर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्कूलों में हड़कंप मच चुका है। ये तो उस स्कूल जब वो करेगा इन्फॉर्म डीओ को, तो डीओ उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या किया जाए। तो मामले सर बढ़े रहेगा, जो स्टूडेंट मामले लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये तो निर्णय लेना तो प्रशासन का काम है। हम उनको सूचित जरूर कर देंगे कि अगर कोई ऐसा आज भी टेस्ट चल रहा है। जैसे ही जींद के स्कूलों में कोरोना की घुसपैठ की खबर आई, स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया और मोबाइल टीम जींद के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंच गई। स्कूल में करीब 250 छात्र हैं। अब इनका भी कोरोना टेस्ट हो रहा है। देखिए, नवंबर माह में जब से स्कूल खुले हैं तब से हमने सैंपलिंग और बढ़ा दी, स्कूलों में भी सैंपलिंग कर दी है। और अब पिछले कुछ दिनों में कोरोना का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में भी केस बढ़ रहे हैं और हरियाणा में ओवरऑल केस भी बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में जींद में भी केसों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। हमने जब से स्कूल खुले स्कूलों में भी सैंपलिंग शुरू कर दी है, तो बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं और टीचर भी पॉजिटिव आ रहे हैं और आमजन भी हर घर में हम सैंपलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। एकदम से ये सवाल उठ खड़ा हुआ है, कहीं स्कूल खोलने में जल्दी तो नहीं कर दी गई है? हालांकि जिन स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिले हैं, उन्हें 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ी तो स्कूल खोलने का आदेश भी वापस लिया जा सकता है। अभी जिस स्कूल में कोरोना के पेशेंट मिले थे बच्चे, तो उसको तो हमने 14 दिन के लिए बंद कर दिया और हम आगे और चौकसाई बरतेंगे। वैसे तो हमने खैर पहले ही खूब उसमें कर रखा, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे मास्क लगाने की बात, सैनिटाइज की बात, सब पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ ध्यान देने के बावजूद भी अगर बाहर से कई बार हो सकता है कि किसी बच्चे को बाहर से है और वो आ गया, तो उसके समस्या तो होती है। और इसके लिए बहुत लंबे टाइम तक स्कूलों को बंद भी करके रखा है, इसीलिए ताकि हरियाणा में स्कूल खुले अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं और छात्रों में कोरोना फैलने लगा है। ऐसे में बाकी राज्य भी जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि क्या करें क्या न करें। हरियाणा में कोरोना गाइडलाइंस के तहत स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन महज 2 हफ्तों में 200 के करीब छात्र और अध्यापक पॉजिटिव पाए जाने से सनसनी मच गई है। लिहाजा सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार कर रही है और बहुत जल्द इन स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। के बीच एक खबर जो सरहद से आ रही है, आपको बता दें, लगातार सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई है। इस बीच आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में पीओके में कई संदिग्ध आतंकी लॉन्च पैड पर पिन पॉइंट स्ट्राइक भारतीय सेना ने की। आज भारत की ओर से कोई फायरिंग हालांकि आज नहीं की गई है। पिछले कई सप्ताह से पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा था। लगातार सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब मिला है। 13 नवंबर को सेना ने जारी किया था स्ट्राइक का वीडियो, जिसमें कई आतंकी लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए। और अब बात बिहार के उस मंत्री की जिसने कुर्सी खोई, और वो इसलिए क्योंकि आज तक ने यह खबर उठाई, आज तक ने आपको बताया कि कैसे शिक्षा मंत्री बनने वाले महोदय खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। आज तक ने यह खबर सामने रखी, जिसके बाद नीतीश सरकार हरकत में आई है। हालांकि एक तरह से देखिए तो अभी मैदान में उतरी नहीं थी सरकार और एक मंत्री जी चले भी गए, खा गई उनकी कुर्सी भ्रष्टाचार का ये आरोप। अभी जुम्मा 3 रोज ही हुए कि मंत्री पद से हाथ धोना पड़ गया। नीतीश के सबसे बड़े डिग्रीधारी मंत्री मेवालाल को शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की नौबत आ गई।
16 नवंबर को खुशी खुशी बिहार के शिक्षा मंत्री बनने वाले मेवालाल चौधरी को शायद ही यकीन होगा कि इतनी जल्दी भ्रष्टाचार का आरोप उनकी कुर्सी ले डूबेगा। भ्रष्टाचार का जिन निकला तो मेवालाल की पढ़ाई धरी की धरी रह गई। कोई ज्ञान काम नहीं आया, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश के ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं। ट्वीट करके बुझते हुए तीर सीएम पर चला रहे हैं। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू-थू के बावजूद पदभार ग्रहण कराया, घंटे बाद इस्तीफे का नाटक रचाया। असली गुनहगार आप हैं। आपने मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी। तेजस्वी ने मेवालाल के जरिए नीतीश पर निशाना साधा तो पिछली सरकार तक संकट मोचक रहे सुशील कुमार मोदी ने घोटाले के पुराने पन्ने पलटकर पलटवार किया। तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में न सिर्फ चार्जशीटेड बल्कि जमानत पर हैं। कोरोना की वजह से ट्रायल रुका हुआ था, किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है। कुछ साल पहले सबौर विश्वविद्यालय का एक मामला सामने आया था। आपके ऊपर अनियमितता के आरोप लगे थे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर। आप पर FIR हुई थी, आपको पार्टी से निलंबित भी किया गया था। आई थिंक ये सब कोई औचित्य यहाँ पे नहीं है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री करप्शन फ्री होने की बात करते हैं, तो लेकिन आपके ऊपर इतने अगर गंभीर आरोप लगे थे। वो कुछ नहीं है, ये सब बातें कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन जो जांच रिपोर्ट थी उसमें आपने खुद माना था कि आपने कई तरीके की चीजें मैनिपुलेशन वगैरह में आप इन्वॉल्व थे। इस सब पे कुछ ऐसी बात ही नहीं है। जरा विकास के ऊपर बात करें ना, आप किस तरह की विकास हो राज्य में। बिहार की बजबजाती शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी को सौंपी थी, लेकिन 2017 के आरोप से वो नहीं बच सके। दरअसल 2017 में मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति रहते हुए नौकरी में भारी घपलेबाजी करने का आरोप है। उन पर आरोप है कि कुलपति रहते हुए 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की गलत तरीके से बहाली की। इस मामले को लेकर उनके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज है। तत्कालीन बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उस वक्त मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। जांच में मेवालाल चौधरी के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया गया था। मेवालाल के इस्तीफे को नैतिकता का मुलम्मा लगाकर जेडीयू पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, उन पे आरोप लगे थे, हालांकि आरोप बिल्कुल निराधार हैं, लेकिन शुचिता के उच्च मापदंडों का निर्वाह करते हुए नैतिकता के कारण उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया, क्योंकि टेक्निकली इस्तीफा तभी दे सकते थे जब पदभार ग्रहण कर लेते। देखिए, नीतीश कुमार ने बिना सोचे समझे अपनी मंत्रिपरिषद का गठन किया और यह आज प्रमाणित हो गया कि जिसको आपने 2 दिन पहले ओथ कराया, शिक्षा जैसे विभाग का मंत्री बनाया, और आज आपको विपक्ष के दबाव में उस मंत्री को मंत्रिपरिषद से बाहर। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर दूसरी बार विधायक बने हैं मेवालाल। जातीय गोटी बिछाकर नीतीश कुमार ने उन्हें शिक्षा मंत्री तो बना दिया था, लेकिन उनका ये दांव फेल हो गया। हालांकि विपक्ष के जोरदार हमले के बाद मेवालाल से जल्द इस्तीफा लेकर नीतीश कुमार ने सरकार की किरकिरी होने से जरूर बचा लिया है। आज तक इसी खबर के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बिहार में सरकार भी बन गई, मंत्री भी बन गए, और फिर भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री साहब मेवालाल को इस्तीफा भी देना पड़ा। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।